फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज का चैप्टर है ग्रेविटेशन। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g। If the diameter of earth reduces to half of its original value and mass remains constant, then acceleration due to gravity on the surface of earth would be। इसमें कहा गया है कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पर जी है। हमें पता करना है कि अर्थ का डायमीटर अगर हाफ हो जाए तो नया एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा जब मास भी कांस्टेंट रहे, यानी अर्थ का मास चेंज न हो। यानी अर्थ का मास अगर कैपिटल एम है इनिशियली, तो हाफ डायमीटर होने के बाद भी मास कैपिटल एम ही रहे। और अगर डायमीटर हाफ हो गया तो इसका क्या मतलब है कि रेडियस भी हाफ हो गया। अगर इनिशियली रेडियस कैपिटल आर है तो अब क्या होगा, कैपिटल आर बाई 2 हो जाएगा नया रेडियस। तो जब अर्थ का मास कैपिटल एम ही रहे और रेडियस आर बाई 2 रहे, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा ये हमें पता करना है। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी वो क्या होता है, कैपिटल जी जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास। ये कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। रेडियस यानी रेडियस ऑफ अर्थ। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 हो गया। अब नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा जब रेडियस हाफ हो जाए, तब जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो तो सेम रहेगा, मास कैपिटल एम वो भी सेम है, डिवाइडेड बाय रेडियस का हाफ यानी आर बाई 2 का होल स्क्वायर। इससे जी डैश क्या आ जाएगा 4gm बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया जाए तब क्या आएगा, जी डैश बाय जी इज इक्वल टू 4gm बाय आर स्क्वायर इंटू gm बाय आर स्क्वायर। ये 4gm बाय आर स्क्वायर क्या है, जी डैश है, और ये gm बाय आर स्क्वायर क्या है, ये स्मॉल जी है। ये ओरिजिनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो क्या आ जाएगा, 4 इंटू जी यानी 4 टाइम्स होगा जो ओरिजिनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उससे। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। A metal wire of uniform mass density having length L and mass capital M is bent to form a semicircular arc, and a particle of mass M is placed at the center of the arc. The gravitational force on the particle by the wire is। हमें पूछा गया है कि सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पर अगर स्मॉल मास m रखा हुआ है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा इस वायर के कारण। जो वायर है इस डायग्राम में ए बी, और उसका मास दिया हुआ है कैपिटल एम, और उसका जो लेंथ है वो दिया हुआ है कैपिटल एल। मान लीजिए ये सेमी सर्कुलर वायर है, उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल होगा, क्योंकि सेमी सर्कुलर लेंथ क्या होता है, पाई आर होता है। इससे हमें आर का वैल्यू यानी रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर वायर क्या आ जाएगा, एल बाई पाई आ जाएगा। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है। अब सबसे पहले हमें सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर यानी ओ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो निकालना होगा इस सेमी सर्कुलर वायर के कारण कितना होता है। तो आइए इस डायग्राम को हम फिर से बनाते हैं। तो यहां पर मान लिया सेंटर ओ है, और मान लेते हैं कि थीटा पर डी थीटा थिकनेस का हम एक एलिमेंट लें। उस एलिमेंट के कारण हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसके दो कंपोनेंट आएंगे। एक आएगा हॉरिजॉन्टल जो होगा डीई, मान लेते हैं ये
ग्रेविटेशनल फील्ड है उस एलिमेंट के कारण इंटू कॉस थीटा आएगा, और एक वर्टिकल आ जाएगा डी साइन थीटा। लेकिन जब हम स्वीप करेंगे इस थीटा को 0 से पाई तक, जब हम 90 डिग्री के बाद जब हम एलिमेंट लेंगे तो सिमेट्रिक के कारण उसके दो कंपोनेंट फिर से आएंगे। एक आएगा निगेटिव एक्स एक्सिस में डी कॉस थीटा, और ये वर्टिकल आएगा डी साइन थीटा। तो सिमेट्रिक के कारण ये डी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड के एलिमेंट होंगे सिर्फ वो डी साइन थीटा ही बचेगा। और जब हम उसे स्वीप करेंगे 0 से पाई तक, तो हमें वह कंप्लीट ग्रेविटेशनल फील्ड दे देगा सेंटर ओ पर उस सेमी सर्कुलर वायर के कारण। तो आइए इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। तो डी यानी स्मॉल ग्रेविटेशनल फील्ड जो एलिमेंट है एट ओ, वो क्या हो जाएगा, जी डी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब ये डीएम क्या है, उस छोटे से एलिमेंट का मास है, एलिमेंटल मास है। तो जी इंटू साइन थीटा इंटू डीएम क्या हो जाएगा, एम बाई एल, मास पर यूनिट लेंथ इंटू जो एलिमेंट है उसका लेंथ क्या हो जाएगा, आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसे और सिंप्लीफाई हम करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, जी एम साइन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई एल आर। और यहां पर जो थीटा है वो वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, 0 से पाई तक कर रहा है। और आर को हम क्या लिख सकते हैं, एल बाई पाई लिख सकते हैं इक्वेशन 1 के थ्रू। तो इसे सिंप्लीफाई करके हमें क्या आ जाएगा, जी एम पाई बाई एल स्क्वायर, और साइन थीटा डी थीटा, यानी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। और हमारा थीटा वेरी कर रहा है 0 से पाई तक। तो हमें जो ग्रेविटेशनल फील्ड मिलेगा एट सेंटर ओ उस सेमी सर्कुलर वायर के कारण, वो क्या आ जाएगा, 2gm पाई बाई एल स्क्वायर। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पार्टिकल पर बाय द वायर क्या हो जाएगा, m इंटू ई, स्मॉल m इंटू ई, यानी 2gmm पाई बाय एल स्क्वायर। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टू प्लैनेट्स ए एंड बी of radii r and 1.5 r have densities rho and rho by 2 respectively. The ratio of acceleration due to gravity at the surface of B to A is. इस केस में हमें दिया हुआ है कि दो प्लैनेट है, एक प्लैनेट A है और दूसरा प्लैनेट B है। प्लैनेट A का रेडियस है r और प्लैनेट B का रेडियस है 1.5 r, और प्लैनेट ए का डेंसिटी रो है और प्लैनेट बी का डेंसिटी रो बाय 2 है। और हमें रेशियो निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ बी टू ए, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो प्लैनेट बी का उसके सरफेस पे होगा, मान लेते हैं वो जीबी है, और डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो प्लैनेट ए के उसके सरफेस पे होगा, यानी जी ए। इसका हमें रेशियो निकालना है जीबी बाय जी ए। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर। इसलिए अगर जब हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट ए निकालना हो तो क्या हो जाएगा, जी ए इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो कि सेम रहता है इंटू मास ऑफ द प्लैनेट ए, वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द प्लैनेट ए। तो डेंसिटी प्लैनेट ए का क्या है, रो है, और उसका वॉल्यूम क्या है, क्योंकि प्लैनेट का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, इसलिए स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और इस केस में प्लैनेट ए का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट ए का स्क्वायर। उसी तरह
प्लैनेट बी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू डेंसिटी, जो कि है ρ/2 इनटू जो वॉल्यूम है प्लैनेट बी का, वो हो जाएगा 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब। लेकिन रेडियस क्या है प्लैनेट बी का? 1.5 आर डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर 1.5 आर का होल स्क्वायर। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जीबी है डिवाइडेड बाय जीए जब हम निकालें, यानी जीबी, ये इक्वेशन 3 हो गया। तो अगर हम इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करें तो क्या आएगा? जीबी बाई जीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.5 का होल क्यूब डिवाइड बाय 2 इंटू 1.5 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें रेशियो आएगा 3/4। इसलिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ बी टू ए है वो हो जाएगा 3:4। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इफ V is the gravitational potential due to sphere of uniform density on its surface, then its value at the center of sphere will be। हमें बोला गया है कि स्फीयर जिसका यूनिफॉर्म डेंसिटी है उसका पोटेंशियल उसके सरफेस पे V है, तो उसके सेंटर पर क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम जानते हैं, मान लीजिए ये स्फीयर है, तो हम जानते हैं कि सरफेस पर अगर कोई पॉइंट P है तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? V इज इक्वल टू माइनस GM/A। जो A है वो रेडियस है स्फीयर का और M मास है स्फीयर का। इसलिए जो V है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑन इट्स सरफेस वो क्या है? माइनस GM/A। अब मान लीजिए इस स्फीयर के अंदर हम एक एलिमेंटल वॉल्यूम ले, x रेडियस पे dx थिकनेस का एक हम एलिमेंटल वॉल्यूम ले, तो उस dx थिकनेस का जो एलिमेंटल वॉल्यूम होगा उसका मास क्या हो जाएगा? dm इज इक्वल टू m/4/3 पाई a क्यूब, यानी मास ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू उस एलिमेंटल वॉल्यूम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4πx² जो कि उसका सरफेस एरिया होगा इनटू dx जो थिकनेस होगा। तो dm क्या होगा? 3mx² dx डिवाइडेड बाय a क्यूब। और हम जानते हैं कि अगर ये थिन स्फेरिकल शेल है, क्योंकि ये dx एलिमेंट है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक थिन स्फेरिकल शेल ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसके सेंटर पर क्या होगा? यानी उस थिन स्फेरिकल शेल के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेंटर यानी O पर क्या होगा? V2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस GDM/x, और ये dm क्या होगा? इस एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय x क्या होगा? ये रेडियस होगा। और हमारा x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से a तक, क्योंकि एक छोटे छोटे थिन स्फेरिकल शेल का एलिमेंटल वॉल्यूम लेके हम पूरे स्फीयर का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल रहे हैं इस पॉइंट O पर, यानी सेंटर ऑफ द स्फीयर पर, जो आ जाएगा 0 से a माइनस 3gm/a क्यूब इंटू x dx। यहां पर हम dm जो एलिमेंटल मास है उसका हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो V2 क्या आ जाएगा? माइनस 3gm/a क्यूब और x dx, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा? x²/2। और x वेरी कहां से कहां तक कर रहा है? 0 से a तक कर रहा है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें V2 क्या आ जाएगा? माइनस 3gm/2a। और इस इक्वेशन 1 से हमें क्या पता? V क्या है? माइनस GM/a। इसलिए जब GM/a को V पुट करेंगे तो V2 क्या आ जाएगा? 3V/2 आ जाएगा। इसलिए इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इन द स्पेस इज गिवन एज माइनस k/r², taking the reference point to be at r is equal to 2 centimeter with gravitational potential V is equal to 10 joule per kg, find the gravitational potential at r is equal to 3 centimeter in SI unit।
हमें ग्रेविटेशनल फील्ड दिया हुआ है वो है -k/r², और हमें बताया गया है कि रेफरेंस पॉइंट हमारा r = 2 सेंटीमीटर पर है, जहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 10 जूल पर केजी है, और हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है r = 3 सेंटीमीटर पर। हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में रिलेशन, वो होता है dv/dr = -e। यानी अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करें r के रिस्पेक्ट में, तो हमें माइनस ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा, यानी निगेटिव ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम इंटीग्रेट करें निगेटिव ग्रेविटेशनल फील्ड को dr के रिस्पेक्ट में, तब हमें चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा। इसी कंसेप्ट को हमें इस प्रॉब्लम में यूज करना है। आइए अब हम इक्वेशन 2 के कंसेप्ट को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करें। तो हमारा dv क्या हो जाएगा, निगेटिव ग्रेविटेशनल फील्ड डॉट dr, और हमारा r कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 2 से 3 सेंटीमीटर तक वेरी कर रहा है, और r = 2 सेंटीमीटर पे हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, 10 है, और 3 सेंटीमीटर पर हमें निकालना है, जिसे मान लेते हैं हम v ले लेते हैं। तो जब हम वैल्यू जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका हम पुट करेंगे, तो e की जगह पे क्या आएगा, -k/r² इंटू dr, और यहां पर निगेटिव है पहले से, = dv। तो dv क्या आ जाएगा, k/r² dr, क्योंकि निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसे v - 10 = क्या आ जाएगा, k इंटू 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/r होता है, और हमारा r कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 2 से 3 तक जा रहा है। और इस केस में k का वैल्यू भी दिया हुआ है 6 जूल सेंटीमीटर पर केजी। जब हम k का वैल्यू पुट करते हैं और इसे हम सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 3 - 2 1 डिवाइडेड बाई 6, यानी 6 इंटू 1/6, जो कि 1 आता है। इसलिए v क्या आ जाएगा, 10 + 1 = 11 जूल पर केजी। इसलिए इस केस में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है एट r = 3 सेंटीमीटर, वो होगा 11 जूल पर केजी। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ऑन द x एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द ऑरिजिन, द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय ax/x² + a² 3/2 in the x direction. The magnitude of gravitational potential on the x-axis at a distance x, taking its value to be 0 at infinity is. इस केस में हम x एक्सिस पर ग्रेविटेशनल फील्ड दिया हुआ है किसी मास के कारण, और हमें यह भी दिया हुआ है कि इन्फिनिटी पर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 है, और हमें x डिस्टेंस जो ओरिजिन से है वहां पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने जो लास्ट प्रॉब्लम है उसमें एक रिलेशन पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में, वो क्या है, dv = -e.dr, और हमारा जो x है वो वैरी कहां से कहां तक कर रहा है, इन्फिनिटी से x तक कर रहा है, और जो इन्फिनिटी पर मान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, v इंफिनिटी है, और x डिस्टेंस पर कितना है, vx है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो vx - v इंफिनिटी क्या आ जाएगा, इंफिनिटी टू x माइनस ax डिवाइडेड बाई x² + a² 3/2 इंटू dx, क्योंकि ये वैल्यू ax/x² + a² 3/2 ये ग्रेविटेशनल फील्ड है जो हमें गिवन है। अब इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो x² + a² को मान लेते हैं कि ये t² है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो 2x dx होगा वो क्या हो जाएगा, 2t dt, क्योंकि यहां पे a क्या है, कांस्टेंट है, तो इससे आ जाएगा कि x dx = t dt। तो जहां पर x dx है वहां पर हम t dt लिखेंगे, तो -a t dt डिवाइडेड बाय x² + a² क्या है, t² है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, t³ हो जाएगा। और हमारा t वेरी करेगा इन्फिनिटी, क्योंकि यहां पे x का वैल्यू अगर हम इस केस में इन्फिनिटी दे दें तो t क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा।
और जब x का वैल्यू x ही रहेगा तो t क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो vx क्या आ जाएगा, क्योंकि v इंफिनिटी पर हमारा वैल्यू क्या है, 0 है, तो vx हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस ए बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी, और माइनस 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t होता है। और हमारा t कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, इन्फिनिटी से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तक वेरी कर रहा है, इसलिए vx क्या आ जाएगा, a बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसलिए इस केस में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस x वो क्या हो जाएगा, a बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 1/2, जो कि है ऑप्शन ए, इसलिए हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। An object is allowed to fall from a height r above the earth, where r is the radius of earth. Its velocity when it strikes the earth's surface, ignoring air resistance, will be. हमें कहा गया है कि अर्थ है जिसका रेडियस क्या है, r है, और एक ऑब्जेक्ट है जो हाइट r पे यानी रेडियस ऑफ अर्थ के इतना हाइट पे उस ऑब्जेक्ट को अलाउ किया गया है कि वहां से वो फॉल करे टुवर्ड्स अर्थ सरफेस, और जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है तो उस समय क्या वेलोसिटी होगा। तो इस केस में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस पार्टिकल पर वो कंजर्वेटिव फोर्सेज है, इसलिए इस केस में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। इसमें क्या कहा जाता है, इस कंसेप्ट में जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के, यानी जो एनर्जी होता है इनिशियल जितना एनर्जी है वही एनर्जी फाइनल भी होगा। तो इनिशियली इस केस में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि वो वहां से फॉल कर रहा है, तो इनिशियली 0 वेलोसिटी है। और पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच। ये आर प्लस एच क्या है, जो सेंटर ऑफ अर्थ है, क्योंकि अर्थ क्या है, एक स्फीयर है, उसका पोटेंशियल किसी भी डिस्टेंस पे वो क्या होता है, जी एम बाय वो जो डिस्टेंस होता है अर्थ के सेंटर से, इस केस में डिस्टेंस क्या है, आर प्लस आर, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमने उस हाइट को एच ही लिया है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इनिशियली वो क्या होगा, माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच इज इक्वल टू जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जब ये ऑब्जेक्ट इस अर्थ सरफेस पे पहुंचेगा तो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। मान लेते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे रीच कर रहा है उस समय उसका वेलोसिटी v है, इसलिए उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। फिर जब ये अर्थ सरफेस पे ऑब्जेक्ट हिट करेगा तो उस समय उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस जी एम एम बाई आर, क्योंकि उस समय उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ अर्थ से कितना डिस्टेंस होगा, रेडियस के बराबर ही तो होगा। तो जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस जी एम एम बाई 2r, क्योंकि r प्लस एच यहां हाइट कितना है, r के बराबर है, यानी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, इसलिए माइनस जी एम एम बाई 2r होगा प्लस जी एम एम बाई आर होगा। इससे हाफ एम वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, जी एम एम बाई 2r। ये कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है और ये स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल है। तो वी स्क्वायर हो जाएगा जी एम बाई आर, क्योंकि यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां से स्मॉल एम भी कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर होगा जी एम बाई आर। जब हम इस वी स्क्वायर को यानी जी एम बाई आर को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें आर से तो क्या होगा, जी एम आर बाई आर स्क्वायर। लेकिन जी एम बाई आर स्क्वायर वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी, इसलिए वी स्क्वायर हो जाएगा स्मॉल जी इंटू आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ। इसका मतलब है जो वेलोसिटी होगा वो होगा अंडर रूट जी आर, यानी जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस को हिट करेगा तो उस समय उसका वेलोसिटी होगा अंडर रूट जी आर।
इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विथ ए वेलोसिटी इक्वल टू 1/3 ऑफ एस्केप वेलोसिटी। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी विल बी। और हमें रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6400 किलोमीटर और स्मॉल जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसमें कहा गया है कि अर्थ सरफेस से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है वर्टिकली अपवर्ड, और हमें पूछा गया है कि ये मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा। यानी जब ये पार्टिकल प्रोजेक्ट होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा और उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और एक टाइम पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, यानी वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो जहां पर वेलोसिटी जीरो होगा वो डिस्टेंस सरफेस ऑफ अर्थ से कितना है वो हमें फाइंड करना है, वही डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट होगा। तो हम जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू √2gm/r। और जब ये पार्टिकल प्रोजेक्ट हो रहा है उस समय इस पार्टिकल पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही तो सिर्फ एक्ट कर रहा है, यानी ग्रेविटी ही तो एक्ट कर रहा है। तो अब यहां पर भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इक्वल होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा उस पार्टिकल का? मान लेते हैं उस पार्टिकल का जो मास है वो स्मॉल m है, हाफ m u² और u इनिशियल वेलोसिटी है। लेकिन हमें यह दिया गया है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 1/3 है एस्केप वेलोसिटी से। इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा 1/3 √2gm/r। इसलिए काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m 1/3 इंटू √2gm/r का होल का स्क्वायर, प्लस और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा -gmm/r, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r होता है, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जब मैक्सिमम हाइट पर ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो उस समय जो उसकी वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, प्लस उस समय का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा -gmm/r प्लस h। और ये जो h है ये हाइट है उस ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हाफ m इंटू 1/9 इंटू 2gm/r माइनस gmm/r इज इक्वल टू -gmm/r प्लस h होगा। इसे जब हम रीअरेंज करेंगे तो gmm/9r माइनस gmm/r इज इक्वल टू -gmm/r प्लस h होगा। इससे r प्लस h क्या आ जाएगा 9/8r, जिससे h क्या आ जाएगा r/8। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेडियस के 1/8 हाइट तक पहुंचेगा, और रेडियस हमें गिवन है 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 8 यानी 800 किलोमीटर। इसका मतलब है जो मैक्सिमम हाइट है उस ऑब्जेक्ट का वो होगा 800 किलोमीटर। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ विल बी। और हमें दिया गया है मास ऑफ द प्लैनेट इज 16 टाइम्स मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट is 4 times the radius of अर्थ। हमें एक प्लैनेट है जिसका मास 16 टाइम्स है अर्थ के मास से, और उसका रेडियस 4 टाइम्स है अर्थ के रेडियस से, और प्लैनेट और अर्थ के एस्केप वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। तो हम जानते हैं एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, √2gm/r, जिसमें कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और m मास ऑफ प्लैनेट है, डिवाइडेड बाय जो कैपिटल R है ये रेडियस है उस प्लैनेट का। इसलिए एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट का क्या हो जाएगा, √2 इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
इंटू मास ऑफ प्लानेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लानेट। और अर्थ का एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, अंडर रूट 2g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। और हमें दिया हुआ है कि mp क्या है, 16 me है, mp है मास ऑफ प्लानेट और me है मास ऑफ अर्थ। उसी तरह से rp है रेडियस ऑफ प्लानेट और re क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो rp क्या है, 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ है। अब जब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, vp बाय ve, यानी एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लानेट डिवाइडेड बाय एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, जो कि होगा अंडर रूट mp बाय rp इंटू re बाय me, यानी मास ऑफ प्लानेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लानेट इंटू रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ। और mp और rp का वैल्यू हम इक्वेशन 4 और 5 से अगर लें तो mp का क्या है वैल्यू 16 me और rp क्या है 4 re, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 4 आएगा जो कि होगा 2, यानी एस्केप वेलोसिटी जो प्लैनेट का है और एस्केप वेलोसिटी अर्थ का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 2:1, यानी इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, ए प्लैनेट हैविंग मास 9 me and radius 4 re, where me and re are mass and radius of earth respectively, has escape velocity in kilometer per second given by, इसमें दिया हुआ है कि एस्केप वेलोसिटी जो अर्थ का है वो है 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इस केस में हमें एस्केप वेलोसिटी एक प्लैनेट का निकालना है जिसका मास 9 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ के और जिसका रेडियस है 4 टाइम्स अर्थ के रेडियस से। और हमें यह भी दिया हुआ है एस्केप वेलोसिटी जो अर्थ पर है वो क्या है 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो एस्केप वेलोसिटी का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या होता है अंडर रूट 2gme बाई re या अंडर रूट 2gm बाई r, जहां पे me जो होगा वो हो जाएगा मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, अगर ये एस्केप वेलोसिटी अर्थ का होता है तो। और हमें दिया हुआ है कि एस्केप वेलोसिटी जो अर्थ का है वो क्या 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और प्लैनेट का मास क्या है 9 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ का और रेडियस क्या है 4 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ का। तो जब हम एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे प्लैनेट के लिए तो वो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट, जो कि होगा अंडर रूट 2 इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और mp क्या है यानी मास ऑफ प्लैनेट क्या है 9 टाइम्स ही तो है मास ऑफ अर्थ का, तो हम लिखेंगे 9 इंटू me डिवाइडेड बाय, और रेडियस कितना है rp 4 re है, 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ है इसलिए यहां पे 4 re लिखेंगे। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3/2 इंटू अंडर रूट 2gme बाई re होगा, और अंडर रूट 2gme बाई re क्या है, अगर ये me मास ऑफ अर्थ है और re रेडियस ऑफ अर्थ है तो ये क्या हो जाएगा एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ ही तो है जो कि हमें दिया हुआ है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इसलिए 3/2 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा, जिससे इस प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी क्या आ जाएगा 16.8 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसलिए जो इस प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकेंड में क्या हो जाएगा 16.8, यानी इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16.8 किलोमीटर पर सेकेंड। आज हम केपलर्स लॉज के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो केपलर्स का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि पाथ ऑफ प्लैनेट इज एलिप्टिकल विथ सन एट इट्स फोकस, यानी जो प्लैनेट का पाथ है वो एलिप्टिकल शेप का होता है और जो सन का पोजीशन है उस एलिप्स के फोकस पे रहता है, यानी अगर ये फोकस है इस एलिप्स का तो यहां पर सन रहेगा और ये जो पाथ है ये एलिप्टिकल पाथ होगा प्लैनेट का। केपलर्स का सेकेंड लॉ कहता है कि रेडियस वेक्टर फ्रॉम सन टू प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम,
यानी अगर ये हमारा प्लैनेट है ए और ये सन है बी, और मान लीजिए ये T1 टाइम में यहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन पर ए डैश पोजीशन पे गया, तो ये एरिया उसने कवर किया या स्विप किया। तो जब यह पॉइंट मान लीजिए सी से सी डैश पे जाएगा और अगर टाइम सेम रहा तो उस समय भी ये इसी एरिया को स्विप करेगा। जो थर्ड लॉ है वो कहता है कि जो प्लैनेट का टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेमी मेजर एक्सिस उस एलिप्टिकल पाथ के क्यूब के, यानी टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए क्यूब के। तो ये रहे तीनों केपलर्स लॉ, इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम केपलर्स लॉज से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये रहा हमारा प्रश्न। द टाइम पीरियड of a satellite of Earth is 24 hours. If the separation between the Earth and the satellite is decreased to 1/4 of the previous value, then its new time period will become. हमें बोला गया है कि मान लीजिए ये अर्थ है E और उसके चारों तरफ ये सैटेलाइट B ऑर्बिट कर रहा है। इनिशियली इस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वह 24 आवर्स है, और जब इस सैटेलाइट और अर्थ के बीच की जो दूरी है उसे अगर 1/4 डिक्रीज किया जाए, तब हमसे पूछा गया है कि जो नया टाइम पीरियड होगा वह क्या होगा। तो मान लेते हैं इनिशियल टाइम पीरियड T0 है, जो कि इस केस में हमारा क्या है 24 आवर्स है, गिवन है, और जो डिस्टेंस है वो A0 है। और 1/4 जब डिक्रीज किया है डिस्टेंस, तब नया टाइम पीरियड T1 हो गया है और डिस्टेंस A0/4 हो गया है। और हम जानते हैं केपलर्स के थर्ड लॉ से कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A0 क्यूब का, यानी डिस्टेंस के क्यूब का, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सैटेलाइट के क्यूब का। तो इसलिए इनिशियली टाइम पीरियड T0 है, तो T0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A0 क्यूब से। और जो नया टाइम पीरियड T1 है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0/4 का होल क्यूब, क्योंकि अब जो नया डिस्टेंस हो गया है बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ वो क्या है A0/4। तो जब हम इक्वेशन 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो T1 का स्क्वायर डिवाइड बाय T0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/64 हो जाएगा। इससे T1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, T0 स्क्वायर बाय 64। लेकिन हमें T0 क्या दिया हुआ है, इनिशियल टाइम पीरियड दिया हुआ है 24 आवर्स, तो 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 जो कि आ जाता है 3 आवर्स। यानी जो नया टाइम पीरियड होगा जब सैटेलाइट और अर्थ के बीच का जो सेपरेशन है अगर वो डिक्रीज होता है 1/4, तब हमारा नया टाइम पीरियड 3 आवर्स आ जाएगा। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अबव अर्थ सरफेस एट ए हाइट इक्वल टू r विल बी। हमसे पूछा गया है कि मान लीजिए ये अर्थ है E और उसके चारों ओर सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है, और ये जो सैटेलाइट और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है r, जो कि इक्वल है रेडियस ऑफ अर्थ से। तब हमसे पूछा गया है कि इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ को हम यहां यूज करेंगे, उससे क्या आ जाएगा, जो हमारा फोर्स होगा Gmm/2r का होल स्क्वायर, अर्थ के सेंटर और सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा 2r होगा, क्योंकि r रेडियस प्लस r हाइट, तो r प्लस r 2r। तो Gmm/2r का होल स्क्वायर ये हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है। ये फोर्स किसके बराबर होगा, mv²/2r के बराबर होगा, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, √Gm/2r। और हम जानते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है, जो ऑर्बिट के पाथ का जो टोटल डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी।
तो ऑर्बिट के पाथ का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 2 पाई इंटू आर रेडियस। इस केस में रेडियस कितना है, 2r है, तो 2 पाई इंटू 2r डिवाइडेड बाई v। इससे हमें क्या आ जाएगा, 4 पाई r डिवाइडेड और v। हम इक्वेशन 2 का यूज करेंगे जो कि है √gm/2r। अब हम 4 पाई r √2r/gm में r का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करें तो उससे आ जाएगा 4 पाई r √2/gr, क्योंकि gm/r² क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g, स्मॉल g। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 पाई r √2/π²r, जिससे आ जाएगा t इक्वल टू √32r। इसका मतलब है कि जो टाइम पीरियड होगा उस सैटेलाइट का वो हो जाएगा √32r, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।